खास खबर में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो है वो अभी से मिशन 2019 और राष्ट्रपति चुनाव को फोकस करते हुए रणनीति में लग गई है। तो उधर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रपति चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए महागठबंधन के कॉन्सेप्ट पर काम करने में लग गया है। लेकिन क्या कुछ इसके इंपैक्ट राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिलेंगे, ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। रहे हैं कि सारे गैर भाजपाई दल एकजुट होते जा रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल हैं वो बेशक साथ न हो, लेकिन अभी चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हो या फिर मायावती समाजवादी पार्टी संकेत दे चुकी हैं और नीतीश कुमार इसमें पहल कर रहे हैं। लालू यादव अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे। शरद पवार को लेकर के पहले कहा जा चुका है। लबोलवाब यह है कि 2019 का चुनाव और 18-17 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा की जा सकती हैं। बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि क्या ये गठबंधन या महागठबंधन बीजेपी के विजय अभियान को रोक पाएगा। जो बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि हमारी नीतियों का सब स्वागत कर रहे हैं और यही नीतियां प्रतिपक्ष एकजुट होकर के और उठाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि जनता के साथ बीजेपी का दोहरा रवैया है। लेकिन एक रोचक बात यहां पे यह भी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की लीडरशिप बेशक राहुल गांधी के हाथ में हो, लेकिन अभी भी जो प्रतिपक्ष के जो दल हैं उनकी आस्था और विश्वास सोनिया गांधी में ही जताया जा रहा है। यानी कि राहुल गांधी के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के साथ साथ। मैं चलिए हमारे साथ पैनल में महेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, पूरा परिदृश्य है बीजेपी के लिए तो जैसी भी परेशानी होगी, ये हिंदुस्तान की पिक्चर में चेहरे बदले होंगे, लेकिन आप बहुत पहले से ये वाकया देख चुके हैं। कभी इंदिरा गांधी को भी इसी तरह से घेरा गया था, कुछ सफल हुए कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि ये कुनबा है और इसे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी भानुमति का कुनबा कहा करते थे जी। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये कुछ इरादे सफल हो पाएंगे? और दूसरा, एक राहुल गांधी के लिए भी चुनौती है कि अभी गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई जो दल हैं जो कांग्रेस को साथ लेकर के और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो राहुल गांधी से ज्यादा इच्छा शक्ति जता रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने में। देखिए, जहां तक है कि सोनिया और राहुल गांधी का सवाल है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि जो राहुल गांधी का जिससे भी अभी जो नेतृत्व जिस राज्यों में जो चुनाव दौरान जो उनमें जो सफलता नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से वो ये मान के चल रहे हैं कि और जो उनका कद है वो मतलब सोनिया जी से मिलता जुलता होने की वजह से उनके अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 10 साल का जो उनका कॉम्बिनेशन रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनको अनुभव के आधार पे एक ये बोल दीजिए वय का देख लीजिए और विचारों की भी बात है, वैचारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इन चीजों में सोनिया जी को ये देखा जाता है कि उन्हीं की छत्र छाया में 10 साल का शासन हुआ है, तो क्यों नहीं कि उनसे ही बात की जाए कि उनका हो सकता है मतभिन्नता हो, आयु वर्ग में मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रही हो, क्योंकि जो मुख्य बात जो आती है राहुल जी में और सोनिया जी में कि सोनिया जी के नेतृत्व में तो विपक्षी दल जितने भी है वो सब आ जाएंगे, लेकिन राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने में थोड़ा सा हेजिटेशन इस बात का भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने यूपी के चुनाव में देखा होगा कि अखिलेश का ही उसको आगे रखा गया था और राहुल को पीछे किया गया था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो दूसरे जो दलों के जो नेता जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि और उनका जो कद है और उनका जो वैचारिक समन्वय बन सकता है वो सोनिया जी बना सकती है बनिस्पत की राहुल। तो ये तो आप शायद कुछ कह रहे थे राहुल गांधी का जो जिक्र कर रहे हैं उस पे। देखिए योगेंद्र जी, उन्होंने जो अभी बात कही है, अभी भी पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, अब एज ए प्रेसिडेंट दूसरी पार्टियों से कोई बात होती है, कोई सीनियर लीडर बात करते हैं तो एज ए प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से ही करेंगे, उसमें राहुल गांधी जी की या ऐसा जो आप जो देख रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनिया जी अभी भी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, सभी पार्टियों ने उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के काम किया है, सरकारें चलाई हैं, तो एक नेचुरल जो वार्ता का जो सिस्टम है वो चल रहा है, उसमें किसी का प्रभाव कम और ज्यादा होने वाला मामला नहीं है। राहुल जी ने खुद ने ये सारे काम शुरू किए हैं और उसी का नेतृत्व सोनिया जी कर रही हैं। तो जो स्थितियां हैं, सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक होता तो वो स्थितियां नहीं होती, लेकिन जो भी है
देश के लिए समर्पित हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। जो भी जैसी भी हालात हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उन्होंने, आपने देखा कि अटल जी की सरकार साइनिंग इंडिया किस तरह से ऐसा हो रहा था कि सरकार बन रही है, पता लगा कि सरकार आई नहीं। तो जो दो बार सरकार बना चुकी सोनिया गांधी जी, लोगों का उनमें विश्वास है और पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, तो इसलिए नेचुरल है कि वो उन्हीं से मिलेंगे। उन्हीं के साथ ही सारा खुद नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए, और हमने तो खुद ने कहा था कि भाई शरद पवार जो हैं सीनियर लीडर हैं, वो आगे आए और सबको साथ लेकर के गठबंधन को तैयार करें। लेकिन सभी दल चाहते हैं कि सोनिया जी जो है चेयरपर्सन रही है, और सोनिया जी ने जो उनका कद है हिसाब से वो आगे आए, और वो हो रहा है। इसमें किसी कद बढ़ने कम होने का मैं अभी आ रहा हूं आपके पास में। कुलवाल साहब, आप लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। अगले दिन अखिलेश यादव ने भी कहा, इशारा ये भी था कि उत्तर प्रदेश में हम मिलकर के बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पहले से है। और दोनों नेताओं ने, अखिलेश यादव ने भी और राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारा गठबंधन ने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, हमें आपस में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि संकेत साफ है कि अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो साथ आ सकते हैं। मायावती भी अगर साथ मिलती है, ये क्या ये माना जा सकता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उस दौरान भी ये सब चीजें होंगी, क्योंकि कवायद शुरू हो चुकी है, आप लोग संकेत दे चुके हैं, नीतीश सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। देखिए योगेंद्र जी, गठबंधन तो बनना निश्चित है, क्योंकि जब बिना गठबंधन के चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ा और उसके रिजल्ट भी सबके सामने आ गए, और जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन आया तो भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट आ गए। तो कुल मिला के ये कि गठबंधन तो अब इस देश में होगा। एक गठबंधन तो पहले भी था ये, पर कुछ दल उधर से उधर हो गए, कुछ दल इधर से उधर हो गए। अब एक जैसे कि आज सोनिया गांधी के लोग काफी मिले हैं सोनिया गांधी जी से, तो सब लोगों का यह निश्चय हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से, देखिए कभी एक जमाता जो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनता था, मगर जैसे जैसे चुनाव ये हुए अभी, उसके बाद अब ये बन गया सोच कि बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो गठबंधन की पार्टी है, वो कौन सी गठबंधन से दूर है। तो गठबंधन बनने में किसी को कोई ऐतराज या कोई उसमें सपोर्ट समझने की तो जरूरत ही नहीं है ना। गठबंधन तो बनते रहेंगे, देश में गठबंधन टूटते रहेंगे, ये तो सरकार आएगी जाएगी। तो गठबंधन तो अभी इसलिए बन रहा है कि जिस ढंग से अभी 62% वोट लेके और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस 62% वोट लेके अभी सरकार से बाहर है और मात्र 62 सीटों पे है, और जो जिसके पास 38% वोट है वो 325 सीटों के साथ में है। तो अब ये गठबंधन तो इस देश में बनना अति आवश्यकता है, और जनता की डिमांड है कि जनता भी ये चाहती है कि अगर आज जिस ढंग की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी बना रही है, तो अब जनता के मन में भी आ गई अगर गठबंधन आएगा तो गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए गठबंधन जनता के हित को ध्यान रखते हुए ये गठबंधन बन रहा है। जी मनीष जी, चुनौती देगा आप लोगों के लिए, एक चुनौती की तैयारी की जा रही है गठबंधन बनकर के, और संकेत साफ है कि पहले जुलाई में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उस दौरान भी आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैलेंस करने में बहुत वक्त लगेगा बीजेपी को, और 13 राज्यों में आप लोगों ने अपनी सरकार बनाई है, इसमें बड़ी सफलता मिली आप लोगों को। लेकिन अभी आने वाला जो दिन है, वक्त है, वो उसी तरह से लामबंद भी जो हो रहे हैं। अभी फिलहाल एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को रोकिए, बीजेपी को रोकना, नरेंद्र मोदी को रोकना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को बम्पर वोटिंग के साथ में अच्छी जीत दर्ज हुई है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिन राज्यों में दूसरी सरकारें हैं तो वो भी कोशिश करेंगे कि रीजनल पार्टीज के साथ में गठबंधन कर सके, ताकि वोट का बिखराव नहीं हो। अभी कुलवाल साहब जो कह रहे हैं कि 62% वोट लेकर के अभी हम बाहर बैठे हुए, और महज 36-38% वोट लेकर के बीजेपी सत्ता पे काबिज है। योगेंद्र जी, आप देखेंगे कि जो इक्वेशन नए बदले हैं उसमें जो यूपी के सीटों का, विधानसभा की सीटों का वोट भी, लोकसभा की सीटों का वोट भी काउंट होता है। तो जो पिछला चुनाव था उसके अपेक्षा लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है, और जगह भी राज्यसभा में थोड़ा फर्क है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो नए समीकरण बने हैं और उसके तहत यूपी में जो इतना ज्यादा थंपिंग आया, तो बहुत जरा सा परसेंटेज ऑफ वोट, जिसको 2% कहते हैं लगभग के है, 2 भी पूरा एग्जैक्ट नहीं होगा वो उस समय तक, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर के स्टेट है, 16 स्टेट्स में बीजेपी समर्थन सरकार है, और
आप देखेंगे कि जो सरकार तमिलनाडु में है उसमें डिफेक्शन आया है, तो वो वोट जो कुछ लोग विपक्ष में जाएंगे उसके विपरीत भाजपा को भी मिलने वाले हैं। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जैक्ट फिगर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के लिए पर्याप्त होगा। हाँ, लेकिन फिर भी चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए कि सर्वमान्य हो जाए दल, ये इस बारे में बात करें। आप देखेंगे कि नए समीकरणों के आधार पर नीतीश कुमार जो भले ही बात करें लेकिन वो उनके भी मोदी जी से कोई थोड़ी वो बड़ी है नजदीकियां, और जो लालू यादव जी का इनके पास जाने की बात है उसका कारण यही है कि उनको घबराहट है कि पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो हो सकता है कि मोदी जी का जादू अनेक दलों पर चले और उनको सीधी सीधी क्लियर कट मेजोरिटी करके वो भाजपा का राष्ट्रपति बना ले। आप कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक का जो अंतर आया है भावना में देश में, और मायावती जी का भी, जब उनको ये पता चला है कि 19 सीटें उनकी है और जिस एस्पेक्ट पर वो विरोध पे चुनाव लड़ रही थी वहां वो स्थिति बदली है, दलितों का विषय बदला है, तो भारत, क्योंकि वो तो फोकस करेंगी आगे के 5 साल चुनाव के बाद में, तो ऐसी दिशा में उनका कोई इन मुलायम सिंह जी की पार्टी जहां जा रही है उनके साथ जाने में कोई फायदा नहीं होगा। तो वो जो नए समीकरण बदले वो हो सकता है भाजपा के साथ आए। इसी तरह से जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। और नहीं, सीधे सीधे इसके पीछे रीजनिंग है और यही कारण है नीतीश कुमार और मायावती जी, ये दोनों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को के कैंडिडेट, तो बिल्कुल मोर देन मेजोरिटी भाजपा के पास सीटें होंगी जिसके कारण राष्ट्रपति महेश जी, एक बात तो यह निकल करके साफ आती है जो अभी हम दृश्य देखते हैं, राजनीतिक गठबंधन की रहेगी। ये बात तो सही है कि चाहे कितने ही बड़े हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सिस्टम जो है उसमें एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कोई पार्टी स्थापित होने की कोशिश करे, लेकिन जो फेडरेशन और फेडरल सिस्टम आ रहा है, राज्यों के अंदर अभी भी रीजनल पार्टीज हैं, उनका वजूद है। वजह साफ है कि राष्ट्रीय दलों ने या तो वहां पे विकास के जो मायने होने चाहिए थे उसे इग्नोर किया, इसी वजह से उन्होंने जनता की भावनाओं को भांपते हुए अपने संगठन तैयार किए। और गठबंधन मुझे लगता है कि हालात और परिस्थितियों पर डिपेंड करने लगा है, और ये कुछ एक पार्टियों की मैं नहीं कह सकता, बाकी कोई किसी के साथ भी जा सकता है, जहां जिसको अवसर मिलेगा वो वहीं पे जा सकता है, क्योंकि अपने आप को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। यही रामविलास पासवान साहब के बयान मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब बीजेपी के खिलाफ किस तरह से बातें करते थे, आज बीजेपी के एक अच्छे मंत्रालय को लेकर के माफ करिएगा, गवर्नमेंट में एक अच्छे मंत्रालय को लेकर के बैठे में, तो गठबंधन तो तय माना जाना चाहिए, लेकिन अब गठबंधन का स्वरूप और आधार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो जो गठबंधन बन रहा है हितों को साधने का दूसरा नाम गठबंधन है। इसमें कोई दो राय नहीं। आपका एक लक्ष्य जो है कि सत्ता किसी तरह से मिले या किसी को सत्ता पे जाने के लिए रोका जाए, इसी के लिए गठबंधन बनते हैं। अब सवाल अगर एक ये भी बात तय है कि क्योंकि ये जो चुनाव है सीधा जनता की ओर से नहीं हो रहा है, अगर जनता की ओर से होता तो ये देखा जाता। यहाँ पे क्या है कि जो राजनीतिक जो विचारधाराओं का जो मेल वगैरह जो होगा, क्षेत्रीय दल उसे कितना भाजपा को जो 3% का गैप है वो क्षेत्रीय दल जो है, जैसे आपने मनीष जी ने बताया भी कि तमिलनाडु में है और आपके उड़ीसा में होगा, या और जो छोटे मोटे जो दल हैं या निर्दलीय या जो इस तरह के जो हैं, ये इनसे छोटा छोटा जो समूह जो जीत गया है उनके वोट जुटा करके 3% की कोशिश की जाएगी। और ऐसा कोई व्यक्तित्व लाए, जैसे आप ये मालूम है नीतीश जी का जैसे उदाहरण बताया, तो नीतीश जी ने मोदी के उनसे मतभेद थे उस समय लोकसभा चुनाव के बाद में, लेकिन वो आडवाणी जी के लिए एक सहमत थे। तो आप ये मतलब ये है कि उनका जो व्यक्तित्व जो रहेगा, तो ये अगर मान लीजिए सपोज कि भाजपा आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व को अगर ये सामने करती है, प्रत्याशी बनाती है, तो निश्चित रूप से है कि वो वहां का यूपी। आप जो बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि भैरव सिंह शेखावत जी का जो उपराष्ट्रपति थे तो बड़ा कद था, बिल्कुल। शरद पवार उनके अच्छे दोस्त हैं। शरद पवार ने कहा कि हम भैरव सिंह शेखावत के साथ जा सकते हैं अगर वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बीजेपी उन्हें बनाएगी तो, लेकिन हालात क्या हुए, प्रतिभा पाटिल को जैसे सोनिया गांधी ने उतारा तो मराठावाद चला और यही शरद पवार को प्रतिभा पाटिल के साथ में जाना पड़ा। तो ये बात सही है कि परिस्थितियां डिपेंड करेंगी उस वक्त क्या रहेगी, कैंडिडेट कौन होंगे, लेकिन अपनी अपनी एक कवायद है और परिस्थितियां, जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियां और अवसर, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सुशील जी देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव ना केवल एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट किया गया, उसमें बीजेपी के एक मुझे जो नजर आती है एक सोशल इंजीनियरिंग में नजर आई है। बेशक वो बात एक अलग है कि प्रतिपक्ष के आरोप रहे हैं कि
अपने झूठ को भी भुनाने में माहिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नोटबंदी को भी गुमराह करके लोगों से वोट उन्होंने बटोर लिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन देखिए, उन्होंने ये देखा कि मायावती ऐसे में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको कभी गले नहीं लगाया। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने ऐसा कौन सा वर्ग ओबीसी के अंदर जिसे टिकट नहीं दिए हो, उन लोगों को साथ में लिया। जबकि देखिए 19% मुस्लिम होने के बावजूद एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, फिर भी उन्होंने 325 सीट अर्जित की है, जीत हासिल की है। योगेंद्र जी, जो भाजपा की रणनीति है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना उनका पहला काम है। बिना काम करे वोट लेना, ऐसा वातावरण, जहरीला वातावरण बना देना, मुसलमानों की पार्टी दूसरी पार्टी में घोषित कर देना, और जो एक वातावरण बना करके जो इन्होंने वोट लिए हैं, 62% वोटों के दूसरी पार्टी को मिले हैं और 38% पे आप 325 पे पहुंच गए हैं। तो जो मुसलमानों को टिकट नहीं देना, ये बीजेपी की रणनीति है। अगर मुसलमानों को टिकट देती है तो इनकी जो छवि बनी हुई है मोदी जी की एंटी मुसलमान, वो खत्म हो जाती है। तो भाई ये जैसे मतलब निकला वैसे उन्होंने एक आदमी को मंत्री बना दिया। आप देखो कि जो आदमी जैसे ही मतलब निकला, जैसे ही वो काम निकला, वैसे आपने जो एक आदमी को मंत्री बना दिया। क्यों? आगे आप देश में एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास का वो दिखाना भी चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, आज 2.5 साल अभी बाकी है देश के चुनाव में, उससे पहले ही अभी से इन्होंने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि आपने जो देश में वादे किए, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात हो, मूल समस्या वहां की वहां है। और पार्टी चुनाव से चुनाव चल रही है। देश कहां जा रहा है, एक्सपोर्ट आपका खत्म होता जा रहा है, आपका जो है विदेश में जो सिस्टम सारा आपका नोट, आपका जो डॉलर है उसके मुकाबले में पैसा, आपका नोट जो है डॉलर महंगा होता जा रहा है, पैसा गिरता जा रहा है। जो मोदी जी उसमें बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कहीं भी देखो आप नजर नहीं आ रही हैं, और जो वादे करते थे बात करने के वो कभी पूरे नहीं हुए। अब इनको मंदिर से, अब जैसे ये अभी आप सबसे बड़ा रोचक विषय है, पूरे देश की जनता इसको समझ रही है कि आडवाणी जी को जब मुकदमा के लिए सीबीआई ने अपील की, तो उस समय मोदी जी जब उसमें थे तो बड़ा चिल्ला के बड़ा भाषण देते थे कि ये है वो है। और अब जब आ गए वो सीबीआई का दुरुपयोग करने की बात करते थे, तो अब उन्होंने भाई वो दावा वापस क्यों नहीं लिया, वो सीबीआई को अपील करने वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहा। लेकिन उससे करवाई, क्योंकि उनको पता है कि उनका 2019 का टारगेट राम मंदिर से पूरा होना है। तो अल्टीमेट इनको ये ट्रायल चलेगी 2 साल तक, और ये मंदिर वाले मामले चलते रहेंगे, और लोग जो है ना रोटी और रोजी की लड़ाई से दूर हो जाएंगे। लोग जो महंगाई बेरोजगारी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो मंदिर बनाना है। सवाल दूसरा में बहुत बड़ा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने जो उत्तर प्रदेश की बात की है, मैंने जो उत्तर प्रदेश की बात की है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता रहा हूँ। जो क्योंकि परिस्थितियां डिपेंड करेंगे, और हो सकता है कि बीजेपी ऐसे किसी कैंडिडेट को ला करके उतारे कि जो कवायद है अभी प्रतिपक्ष की वो धराशायी हो कि नहीं साहब इसके नाम के ऊपर तो हम लोगों को कोई न कोई 2-1 धड़ाव ऐसा होगा जो उसके साथ हो सकता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बीजेपी भी तो कर रही होगी। योगेंद्र जी, क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें जैसे अभी हम कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कई बार निर्विरोध भी है, सर्वसम्मत उम्मीदवार कोई मिलता है। मान लो प्रणब मुखर्जी पे राजी होती है सरकार और सारी पार्टियां, तो वो हो सकते हैं। अगर वो नहीं होती सर्वसम्मत और वो आपस में 2 अलग अलग कैंडिडेट लड़ाते हैं, तो फिर ये जो वोटों का ध्रुवीकरण है, पार्टियों का गठबंधन है, और जो अभी देश में एक वातावरण जो बना है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से सारी विपक्षी पार्टियां, छोटे छोटे दल एक साथ होंगे और भाजपा को सबक देंगे। और जिस तरह से आप देखो कि तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी को तोड़ देगा, जयललिता की पार्टी के साथ में जो किया है बीजेपी ने, उससे भी वहां बहुत भयंकर नाराजगी है, क्योंकि वो ग्रुप उनके साथ जा रहा था। तो जिस तरह से मनीष जी तो कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव रुख है, कोई पॉजिटिव रुख नहीं है। वो आपने 2 धड़े करवा दिए, आपने सारा काम शपथ नहीं करवाई, आप गवर्नर साहब दिल्ली आके बैठ गए, और जो खेल खेला वो वहां के लोग जानते हैं किस तरह से एक स्टेट जो स्टेबल स्टेट थी उसको आपने किस तरह स्थिर किया, और किस तरह से आज कोर्टों में जाकर के लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो वो स्थितियां हैं, कुल मिला के वो जो बातें अब रही नहीं, क्यों लोग समझ गए हैं। अब ये जैसे मायावती जी पे मुकदमे, उन पे भाई पे मुकदमे, अब जांचे जो यूपी में योगी जी हर मामले की जांच, कांग्रेस शासन से है वो वाले नहीं है। अभी जो जांच पहले करा था, वो अभी जो जांच किया था, इनका कहना आपसे सीख रहे हैं, वो तो आपने करा था उस समय। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे नया मुकदमा थोड़ी है। मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इनसे सीख रहे हो? नहीं, मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, सीबीआई का यूज कैसे लिया जाता है, कांग्रेस ने सर्वाधिक किया। और वो मुलायम सिंह जी जिनके ये पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया था वोट लेने के लिए। तो बैठे ही नहीं, मुलायम सिंह जी के तो बैठे ही नहीं, बात है मुलायम सिंह जी के तो बैठे ही नहीं, पुत्र है वो तो अखिलेश जी जो युवा नेतृत्व उसको साथ अपने लिया है। वो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय आपने किया,
आपने मायावती जी के खिलाफ मुकदमा किया, आपने जयललिता के खिलाफ मुकदमा किया, और यही कारण था कि जयललिता भाजपा के करीब नहीं आ जाए। और ये सीधी सी बात है, सीबीआई का दुरुपयोग तो आपने किया, अभी तक नया कुलवाल साहब मैं आपके पास में आप पहले 2 मिनट का वक्त है, 1 मिनट मैं कुलवाल साहब को दूंगा। कुलवाल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा डीपली स्टडी की नरेंद्र मोदी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने, और उसमें सफलता हासिल की। ये क्यों माना जा रहा है कि चले देखिए, मैं ऐसे कोई गलत नहीं मान रहा कि प्रतिपक्ष को अपनी कवायद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और उसके बाहर भी नहीं जा रहे हो आप। लेकिन क्यों लगता है ऐसा कि बीजेपी इतनी कमजोर रहेगी? या बीजेपी अपने कोई पास से ऐसे नहीं फेंकेगी जिसमें से जो दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं में से कुछ टूट के उसके पास में चले जाएं? क्योंकि ये जो व्यवस्था है एक तरह से प्रतिपक्ष की, और मजबूरी का गठबंधन होगा जिसमें अपने अस्तित्व की और अपनी वजूद की जो जमीन है उसे बचाए रखने के लिए। नहीं योगेंद्र जी, सवाल राष्ट्रपति चुनाव को लेके हो रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति का चुनाव तो इस देश के अंदर, इस देश के अंदर देश के लिए ऐसा चुनाव होना चाहिए जो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने। उस राष्ट्रपति के चुनाव को क्यों चुनाव में कन्वर्ट करना चाहते हैं? ना हमारी पार्टी नहीं चाहती, कोई नहीं चाहती, तो देश में ऐसा कोई व्यक्ति को लाके और देश का राष्ट्रपति बनाए। जहां सवाल आपने बोला यूपी चुनाव को लेके, देखिए यूपी चुनाव वो हो चुका, उसकी गलतियों का हमको एहसास हो चुका, और एहसास करने के बाद हम अपने आप को सुधार के गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। गलतियां तो की जब तो सुधार रहे हैं उसको हम, तो अब गठबंधन में इसलिए जा रहे हैं। पर हम जब भी नहीं चाहते कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव मत विभाजन से होए, हम नहीं चाहते। हम चाहते देश का राष्ट्रपति सर्वसम्मति से बने। एक आखिरी सवाल मेरा मनीष जी आपसे है। देखिए चर्चाएं हैं और आप लोग भी जिन चीजों को लेकर के और अभी उम्मीद करके बैठे हैं कि नीतीश कुमार से अच्छे संबंध बन रहे हैं, वो साथ दे सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और एक आम आदमी पार्टी, 3 के लिए मुझे लग रहा है कि आप गारंटी नहीं दे सकते। बाकी आपने मायावती जी के लिए भी कहा, सबके लिए कहा है। परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। देखिए बात यह इलेक्शन की अभी की नहीं है, ये जो तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है नीतीश या लालू या दूसरे लोगों की तरफ से, ये 2019 की भी होगी। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बनेगा वो जब तक ही एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ में हो सकते हैं, जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बने। उसके बाद में वो संविधान की शपथ लेते हैं, और वास्तव में इसमें कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रेसिडेंट कभी कोई कंट्रोवर्शियल रहा भी नहीं है। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि हर राजनीतिक दल इसे अपने अस्तित्व से नहीं लगाएगा कि ठीक है प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये तो निपट जाएगा। लेकिन 2019 को लेकर के और ये कवायद की जा रही है। जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में जब ये पार्टियां चुनाव लड़ेगी तो ये भाषण देगी कि चूंकि वो देश का मैटर था इसलिए हमने बीजेपी का साथ दिया। अब क्योंकि जनमानस बीजेपी के साथ है तो ये जनता में मैसेज जा रहा है कि जो पूरी बात भारतीय जनता पार्टी का, जो भी योगी जी 3 बजे उठ के मेहनत चालू कर रहे हैं, 4 बजे उठते हैं प्रधानमंत्री जी, देश में माहौल बीजेपी के पक्ष का है, जनता इनके साथ है। और इसीलिए उनको ये दिखाने के लिए कि हम भी देश की बात चिंता करते हैं, लेकिन हमारा चूंकि अलग दल है इसलिए 19 में हमको वोट देना, आप वो अलग बात है। पर राष्ट्रपति के चुनाव से उनके वोट, अगर बीजेपी को वो समर्थन देते हैं दल, तो उनके वोट कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ने की गुंजाइश है। इसलिए शायद वो बीजेपी के साथ आएंगे और सर्वसम्मति से बीजेपी के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाएंगे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बात केवल राष्ट्रपति चुनाव की नहीं है, तस्वीर 2019 की भी बदलनी है। उसी को लेकर के कवायद की जा रही है, यह प्रतिपक्ष का सोच है। लेकिन अब देखना होगा कि कवायद कितना रंग दिखा पाएगी। नीतीश के बाद अब लालू यादव, शरद पवार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक वो देखेंगे कि जैसे मैंने पहले भी बीच में कहा कि ये परिस्थितियों और अवसर पे डिपेंड करेगा कि कौन किसके साथ जाता है।